दोस्तों, पाकिस्तान के बानी मोहम्मद अली जिन्नाह और इंडिया के पहले वजीर आजम जवाहरलाल नेहरू दोनों की शख्सियात में अंग्रेजों के तर्ज जिंदगी की गहरी छाप थी। दोनों ने लंदन से वकालत की तरबियत हासिल की। वहां तवील वक्त गुजारने के बायस दोनों अपनी मादरी जुबान के मुकाबले में बरतानवी लहजे में अंग्रेजी ज्यादा आसानी से बोल सकते थे। मारूफ सहाफ़ी निसद हजारी अपनी किताब मिडनाइट फ्यूरीज द डेडली गैलेक्सी ऑफ इंडियाज पार्टीशन में लिखती हैं कि मोहम्मद अली जिन्नाह नेहरू की तरह लादीन नहीं थे, लेकिन बहुत ज्यादा मजहबी भी नहीं थे। दोनों ही रहनुमाओं के बारे में कहा जाता है कि वो जिद्दी और बहुत जल्द बुरा मान जाने वाले थे। दोनों को अपने मद्दाहों में घिरा रहना ज्यादा पसंद था, लेकिन इसके बावजूद दोनों तन्हाई की जिंदगी गुजार रहे थे। निसद हजारी लिखते हैं कि जिन्नाह जो अपनी 70 की दिहाई में थे, नेहरू की तरह पतले और कमजोर थे। जिन्नाह अक्सर दिन में सिगरेट के 2 पैकेट पी जाते थे। जिन्नाह के 6 फुट जिस्म का वजन सिर्फ 63 किलो था। उनका मुवाजना एक बार मशहूर अदाकार सर जेराल्ड से किया गया, लेकिन 40 के पेटे में आते आते उनके सर के बाल सुरमई हो चुके थे। दूसरी जानब नेहरू के बाल वक्त से पहले गिरना शुरू हो गए थे और उसे छुपाने के लिए उन्होंने गांधी कैप पहनना शुरू कर दी थी। जिन्नाह मेल जोल में बहुत ज्यादा गर्मजोश नहीं थे। उनके करीबी दोस्त सरोजिनी नायडू उनके बारे में कहते हैं कि कभी कभार उनसे मिलने पर फरकोट की जरूरत महसूस होती थी। जिन्नाह को एक आंख पर ऐनक लगाकर तवील मुशावरत में जितना मजा आता था, नेहरू उससे ज्यादा ही बेजार थे। जिन्नाह अक्सर अपने हरीफों की कमजोरियों को भांपकर उन्हें झुकने पर मजबूर कर देते थे। वो किसी भी किस्म का तस्फिया कबूल करने के लिए उस वक्त तक तैयार नहीं होते थे जब तक कि उन्हें पहले से ज्यादा पेशकश न की जाए। उन्होंने एक बार बरतानवी मुसन्निफ ब्योरली निकोलस को नेहरू के बारे में बताया, उस जिंदगी में कोई चीज ऐसी नहीं जो हम दोनों को जोड़ सके। हमारे नाम, हमारे कपड़े, हमारा खाना सब एक दूसरे से मुख्तलिफ है। हमारी मुआशी जिंदगी, हमारे तालीमी ख्यालात में औरतों और जानवरों के बारे में हमारे नजरियात भी एक दूसरे को चैलेंज करते हैं। पाकिस्तान बनाने का ख्वाब किसी और ने देखा था, लेकिन पाकिस्तान को हमेशा जिन्नाह के नाम से मुंसलिक होते देखा गया। जब से मुस्लिम लीग के कायद मोहम्मद अली जिन्नाह ने मुस्लिम मुल्क के इम्कान के बारे में सोचना शुरू किया, जवाहरलाल नेहरू उनके नजरियाती दुश्मन बन गए। नेहरू ने हमेशा इस ख्याल की मुखालफत की कि मुसलमान और हिंदू एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। उनके नजदीक हिंदुस्तान की असल शनाख्त हिंदुओं, मुसलमानों, सिखों और ईसाइयों की आमेज़श थी। उनकी नजर में हिंदुस्तान अमेरिका की तरह था, जो अपने अंदर मुख्तलिफ सकाफतों को समेटने की शानदार सलाहियत रखता था। नेहरू के असूल इस ख्याल के मुनाफी थे कि एक जदीद मुल्क भी मजहब पर मबनी हो सकता है। वो इस सोच को करूने वस्ता की सोच समझते थे। निसद हजारी लिखते हैं कि नेहरू के ख्याल में ये एक बड़ी सितम ज़रीफी थी कि जिन्हें मुस्लिम मसाइल से दूर दूर का कोई वास्ता नहीं था, जिन्हें कभी दबाया नहीं जा सकता था। वो एक मुस्लिम मुल्क बनाने की वकालत कर रहे थे। दोस्तों, अगरचे नेहरू और जिन्नाह एक दूसरे को पिछले 30 सालों से जानते थे, लेकिन 40 की दिहाई तक दोनों के दरमियान फासला ना बढ़ सका, बल्कि जाती भी हो गया था। हिंदुस्तान छोड़ दो तहरीक की पादाश में कैद के दौरान नेहरू ने अपनी जेल डायरी में लिखा, मुस्लिम लीग के ये रहनुमा एक मुहज्जब ज़हन की कमी की जिंदा मिसाल हैं। जिन्नाह ने नेहरू के इन ख्यालात का उतनी ही सख्त जुबान में जवाब दिया। एक तकरीर में उन्होंने कहा, इस नौजवान रहनुमा के हिंदुस्तान के रूहानी इत्तेहाद और तमाम बरादरियों के दरमियान भाईचारे के विजन में एक बुनियादी खराबी है। नेहरू पीटर पैन के तरह हैं, जो ना कुछ नया सीखते हैं और ना ही किसी पुरानी चीज को छोड़ते हैं। जिन्नाह की तकरीर पर नेहरू का सख्त रद्द अमल था। 1937 के इलेक्शन में मुस्लिम लीग को 5% से भी कम वोट मिले। मुसलमानों के वाहिद लीडर के तौर पर पेश आने वाले इस वाक़े ने नेहरू के शुरू में उसे संजीदगी से नहीं लिया। नेहरू ने जिन्नाह के साथ खत्तो कताबत की थी, लेकिन जब एक खत में जिन्नाह ने नेहरू को लिखा कि मेरे लिए अब आपको अपने ख्यालात समझाना मुश्किल हो गया है, तो नेहरू ने जिन्नाह को खत लिखना छोड़ दिया।
1943 में आजादी से 4 साल पहले नेहरू जिन्ना से इतने मायूस थे कि वो उन्हें उनका पाकिस्तान देने पर राजी हो गए थे। उन्होंने अपनी जेल डायरी में लिखा, जिन्ना को अपना छोटा मुल्क चलाने देने का फायदा ये होगा कि वो हिंदुस्तान की तरक्की में कम रुकावटें डालेंगे। नेहरू ने अभी तक अवामी तौर पर पाकिस्तान का मुतालबा कबूल नहीं किया था। 1944 में जब मुस्लिम लीग की कॉन्फ्रेंस में जिन्ना ने 3 घंटे लंबी तकरीर की तो नेहरू ने अपनी जेल डायरी में लिखा, जिन्ना ने कितनी गुस्ताखाना, गैर मुहज्जब, शोला बयान और मुतकब्बिराना तकरीर की। हिंदुस्तान और यहाँ के मुसलमानों के लिए कितनी बड़ी बदकिस्मती है कि उन पर उस शख्स का इस कदर असर है। मेरी नजर में उन्होंने हिंदुस्तान की आजादी की जद्दोजहद को हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान एक फिरका वाराना झगड़े में बदल दिया है। नेहरू तनाज़े का तफसीली जिक्र मशहूर साफी दुर्गा दास ने अपनी किताब इंडियाज फ्रॉम करंज टू नेहरू एंड आफ्टर में लिखा है। वो लिखते हैं कि 1938 में लीग के अपने सदारती खिताब में जिन्ना ने नेहरू के इस नजरिए को चैलेंज किया कि उस वक्त हिंदुस्तान में सिर्फ 2 ताकतें हैं, अंग्रेज और कांग्रेस। जिन्ना ने उसकी मुखालफत की और कहा कि सिर्फ 2 ताकतें नहीं बल्कि हिंदुस्तान में 4 ताकतें हैं, एक बरतानवी राज, शाही खानदान, हिंदू और मुसलमान। उन्होंने कांग्रेस को एक फाशिस्ट तंजीम से ताबीर किया, जिसमें उन्होंने देखा कि अंग्रेज अपने सबसे बड़े दुश्मन यानी कांग्रेस को इस तरह आड़े हाथों लिए जाने से खुश हैं। तो मैंने जिन्ना से कहा कि इससे गांधी जिनको तकलीफ पहुंचेगी और कांग्रेस के मुतालिक उनका रवैया सख्त और कड़ा हो जाएगा। इस पर जिन्ना का जवाब था, दुर्गा गांधी इस जुबान को समझते हैं। आजादी से पहले लंदन में मुनाकिदा मुज़ाकरात में जिन्ना ने नेहरू की तौहीन का कोई मौका जाया नहीं किया, लेकिन सिख लीडर बलदेव सिंह को उन्होंने अपने साथ करने की बहुत कोशिश की। बाद में एस गोपाल ने जवाहरलाल नेहरू की सवाने उमरी में लिखा, बरसों बाद बलदेव सिंह ने याद करते हुए कहा कि जिन्ना ने उन्हें अपने सामने मेज पर पड़ी माचिस की डिब्बी को दिखाकर कहा, अगर मुझे पाकिस्तान इसके बराबर भी मिल गया तो मैं इसे कबूल करूंगा। जिन्ना ने कहा, अगर आप सिखों को मुस्लिम लीग में शामिल होने पर राजी करेंगे तो हमारे पास एक शानदार पाकिस्तान होगा जिसके दरवाजे दिल्ली में खुलेंगे। दोस्तों, हिंदुस्तान में बरतानिया के वायसराय लॉर्ड वेवल को उम्मीद थी कि अगर नेहरू और जिन्ना कुछ महीनों तक मखलूत हुकूमत में काम कर लें तो उनके दरमियान एक किस्म की अफहाम व तफहीम पैदा हो सकती है। इस बात को ज़हन में रखते हुए वेवल ने नेहरू की सरबराही वाली अबूरी हुकूमत में 6 कांग्रेसियों, 5 मुस्लिम लीग के अरकान और 3 छोटे अकलियती ग्रुपों के नुमाइंदे नामजद किए। दूसरे अल्फाज में वो ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि बरतानवी राज से हिंदुस्तान की आज़ादी का इन्हिसार इस बात पर है कि नेहरू और जिन्ना अपने इख्तलाफात को किसी हद तक हल करते हैं। इस जज्बे के तहत नेहरू ने 15 अगस्त 1946 को बंबई में उनसे मिलने की ख्वाहिश का इजहार करते हुए जिन्ना को एक खत लिखा। वेवल ने नेहरू को पहले ही खबरदार कर दिया था कि वो जिन्ना से किसी मुस्बत जवाब की तवक्को ना करें। ऐसा ही हुआ। जिन्ना ने नेहरू को जवाब दिया, मैं नहीं जानता कि आप और वायसराय के दरमियान क्या बात हुई। अगर आपको ये तवक्को है कि मैं कांग्रेस की क़यादत वाली हुकूमत में काम करूंगा तो ये ख्याल अपने जहन से निकाल दें। ये थे क्लासिक जिन्ना, सख्त, तुंद और जिद्दी। ये जवाब नेहरू के बजाय उनके अपने पैरोकारों के लिए ज्यादा था। जब नेहरू ने जिन्ना पर वाज़े किया कि वो 15 अगस्त को बंबई पहुंच गए हैं तो जिन्ना ने उन्हें एक और खत लिखा, आपने कुछ वजाहतें दी हैं जिनसे मैं मुकम्मल तौर पर इत्तेफाक नहीं करता। आपने मुझसे मिलने की ख्वाहिश का इजहार किया है। मुझे खुशी होगी अगर आप मुझसे मिलने 6 बजे आ जाएं। नेहरू शाम 5:50 पर जिन्ना के घर उनसे मिलने पहुंचे। वकालत में बहुत शोहरत हासिल करने के बाद जिन्ना ने मालाबार हिल्स पर संगमरमर का एक शानदार घर बनवाया था। 17 साल पहले अपनी बीवी की वफात के बाद जिन्ना उस घर में अपनी बहन फातिमा और नौकरों के साथ रह रहे थे। उस दिन दोनों रहनुमाओं के दरमियान 80 मिनट तक बातचीत हुई। लॉर्ड वेवल ने बाद में अपनी सवाने उमरी में लिखा कि जिन्ना के मुताले वाले कमरे में होने वाली उस गुफ्तगू में वो बहुत थके हुए लग रहे थे। दर हकीकत उन दोनों में किसी की भी सुलह की ख्वाहिश नहीं थी।
जिन्ना को खुद से छोटे नेहरू के मातहत काम करना कतई कबूल ना था और ना ही वो ये चाहते थे कि कांग्रेस अपने कोटे से किसी मुसलमान को वजीर बनाए। दूसरी तरफ नेहरू भी नहीं चाहते थे कि हुकूमत में मौजूद लीग के नुमाइंदे उनकी क़यादत पर सवाल उठाएं या अंग्रेजों से मुकम्मल आज़ादी की उनकी जद्दोजहद को ज़रा भी सुस्त करें। उन्होंने लिखा कि कांग्रेस के हाथ और पांव को जंजीरों में जकड़ा नहीं जा सकता। नेहरू की नजर में जिन्ना हमेशा मनफी शख्सियत ही रहे। जब माउंटबेटन ने हिंदुस्तान में वाइस राय का ओहदा संभाला तो वो नेहरू को पहले से जानते थे, क्योंकि वो उनसे सिंगापुर में मिल चुके थे। माउंटबेटन ने नेहरू को हिंदुस्तानी हालात का अंदाजा लगाने के लिए इस्तेमाल किया। वो उनसे जिन्ना के बारे में जानना चाहते थे कि वो उन्हें किस तरह देखते हैं। कैम्पबेल जॉनसन अपनी किताब माउंटबेटन में लिखते हैं कि नेहरू ने कहा कि जिन्ना के बारे में सबसे काबिल जिक्र बात यह है कि 60 साल की उम्र अबूर करने के बाद एक शख्स के तौर पर उन्हें कामयाबी मिली है। इससे कबल उनकी हिंदुस्तानी सियासत में कोई खास हैसियत नहीं थी। यकीनन वो बहुत अच्छे तो नहीं, लेकिन कामयाब वकील थे। दोस्तों, ये वजूहात थी जवाहरलाल नेहरू और मोहम्मद अली जिन्ना के दरमियान फासले के बढ़ने की। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें।